बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ख़त्म किया था। आज हम उदाहरण शुरू करेंगे। पहला उदाहरण है हमारा, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। हमको क्या क्वेश्चन दिया है कि कहता है कि जो 4 की पावर n है, इस तरह की संख्याओं पर हमें विचार करना है। और जहाँ पे जो n दिया है वो n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। n हमारा एक प्राकृत संख्या है। तो 4 की पावर n जैसी संख्याओं पर हमें विचार करना है और वो पूछ रहा है कि ये चेक करो, इस बात की जांच करो कि जो n है, क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसको अगर यहाँ रखें तो ये जो पूरी संख्या है वो शून्य पर समाप्त हो। शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या है कि जैसे ये संख्या हमारी 420 है, ये शून्य पर समाप्त हो रही है। 5230 है, ये शून्य पर समाप्त हो रही है। 40 ये शून्य पर समाप्त हो रही है, मतलब अंतिम अंक शून्य आए। तो वो यही पूछ रहा है कि क्या ऐसा संभव है, n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसको अगर हम इसमें रख दें तो और फिर इसको सरल करें। मान लो n का मान 5 आ जाए, उदाहरण के लिए मानते हैं। तो 4 की पावर 5 हम अगर सोल्व करें तो जो उत्तर हमारा आए उसमें लास्ट वाला अंक शून्य हो। वो ये पूछ रहा है कि अंतिम अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है क्या ऐसा n का मान कोई हो सकता है या नहीं, ये हमें चेक करना है, इसकी हमें जांच करनी है। तो अब हम कैसे करेंगे, हमें एक बात पता है कि जो संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं, जो संख्याएं शून्य पर समाप्त होती हैं वो 5 से ज़रूर भाग होती हैं, ये हमको पता है। तो हम लिखेंगे यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से पूरी भाग अवश्य होगी। ये हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो वो 5 से ज़रूर भाग होगी। तो यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से पूरी भाग अवश्य होगी। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अतः 4 की n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 जरूर होनी चाहिए। अब हमें ये भी पता है कि अगर 5 उसको भाग करेगी तो वो उसके अभाज्य गुणनखंडन में आएगी, क्योंकि जो संख्या
किसी को पूरा पूरा भाग कर देती है, वो उसका गुणनखंड बनती है। तो हमने लिखा अतः 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 जरूर होनी चाहिए, मतलब 5 अवश्य होगी उसके गुणनखंड में, तभी तो उसको भाग करेगी। और अगर हम इसको खोलें, ये जो 4 की पावर n है, अगर हम इसको खोल दें, एक्सपेंड कर दें, तो क्या आएगा, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर n को अगर हम खोलें तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, हमने 4 को लिख दिया 2 गुना 2। अब ये 2 गुना 2 क्या हो गया, 2 की घात 2 हो गया। और जब घात की घात होती है तो हमें पता है कि वो घात गुणा हो जाती है, तो 2 गुना n, तो ये हमारा आ गया 2 की घात 2n। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे एक बात पता चल रही है कि जो इसके 4 के पावर n के गुणनखंड आएंगे वो 2 की घात कुछ आएंगे। जैसे ये 2n घात है, 2 की घात n आएंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 बार बार रिपीट होगा। 2 की घात कुछ भी आए, n का मान हम कुछ भी रखें, ये जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, मान लो n का मान हमने 3 रखा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 की घात 2n हमारा बन जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3, क्योंकि n का मान क्या है 3, तो 2 की घात 6 हो गया, मतलब 2 ही बार बार रिपीट होगा। 5 तो इसमें आने का चांस है ही नहीं, क्योंकि जो हमारा 4 की n हमने खोल के देखा तो वो आया 2 की घात 2 की n, तो इसमें 5 तो आने का चांस है ही नहीं। तो हम इससे पता चलता है कि ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। और फिर हमें पता है कि जो आधारभूत अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो क्या कहती है कि जो गुणनखंड हम किसी संख्या का करते हैं वो अद्वितीय होता है, मतलब इसका जो गुणनखंडन होगा वो यही होगा, इसके अलावा और कोई गुणनखंड इसका नहीं आ सकता। तो हम क्या लिखेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से, आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हम क्या सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 4 की घात n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। हमने क्या लिखा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हम कह सकते हैं कि 4 की घात n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, मतलब 2 ही गुणनखंड में आएगा उसका, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। आधारभूत प्रमेय यही तो कहती है कि भाई जो किसी भी संख्या को, भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे तो वो जो होगा वो अद्वितीय होगा, उसके अलावा और कोई चांस नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसके गुणनखंड में 5 तो आने का चांस है ही नहीं, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये शून्य पर समाप्त हो, ऐसा संभव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए n का
ऐसा कोई मान नहीं है, n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए चार की n अंक संख्या अंक शून्य पर समाप्त हो। तो हम लिख सकते हैं कि n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। उसने कहा था कि 4 की घात n जैसी संख्याओं पर विचार करो, और उसने पूछा था कि क्या n का ऐसा कोई मान हो सकता है जिसके लिए ये शून्य पर समाप्त हो। तो हमने कहा कि यदि किसी n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से पूरी भाग होगी, है ना। अतः उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 5। फिर हमने खोल के देखा तो हमने देखा कि इसके गुणनखंड में तो बस 2 ही आ रहा है, इसके गुणनखंड में तो 2 ही आ रहा है। तो हमने लिख दिया कि आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हम कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं आ सकता। तो अतः ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी।